आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपीज, जिसे हिंदी में मानववादी तथा पारव्यक्त्यात्मक मनोचिकित्सा पद्धतियां भी कहा जाता है। यह टॉपिक MA 4th सेमेस्टर के साइकोथेरेपीज नामक कोर पेपर के तीसरी इकाई का एक भाग है एवं इसके सिलेबस में इसके अंतर्गत 4 सब टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से पहला है CCT या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, दूसरा गेस्टाल्ट थेरेपी, तीसरा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और चौथा ट्रांसपर्सनल थेरेपी। इन तीनों को हम ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी की श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी श्रेणी बनेगी ह्यूमनिस्टिक के अलावा, वह बनेगी ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी की। और यदि इनमें शामिल जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका नेचर देखा जाए तो ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपीज पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती हैं, वहीं ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपीज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती हैं। अर्थात मानववादी चिकित्सा पद्धतियां मानव विकास पर केंद्रित होती हैं, जबकि पारव्यक्त्यात्मक व्यक्तित्व रूपांतरण पर केंद्रित होती। एक नोबेल लॉरिएट IP पावलोव, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा है, when some persons speak too much about the symptoms of a given disease, in their brains is formed so-called dominant fireplace in the cortex of the big hemisphere. They spread pathological impulses to different parts of the central nervous system. जिसका तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति बीमारी या बीमारी के लक्षणों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनके मस्तिष्क के गोलार्ध के कॉर्टेक्स क्षेत्र में एक अग्निकुंड के समान एक संरचना का निर्माण हो जाता है, जो CNS या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों में रुग्ण आवेगों को प्रसारित करता है। इस प्रकार यदि व्यक्ति किसी नकारात्मक बात को बार बार विचार करता है तो उसका पूरा तंत्रिका तंत्र, उसका पूरा शरीर, उसकी मानसिकता इससे प्रभावित होती है और इस डाउनवर्ड स्पाइरल्स के हिट होने पर उसका रोग से ग्रस्त हो जाना और अधिक प्रबल हो जाता है। मानविकी में एक मौलिक परिकल्पना है, आइदर मैन इज गॉड लाइक और डेविल लाइक। मनोविज्ञान में कुछ सिद्धांत, जिन्हें फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, निर्मित हुए, जिसमें द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद को कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद ने जिन अवधारणाओं का आश्रय लिया, जिन पद्धतियों का आश्रय लिया, जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया, उस पर नकारात्मक होने का एक दोष आरोपित किया जाता है और हम कह सकते हैं कि वह परिकल्पना, जिसका हमने अभी जिक्र किया, इसमें मैन इज डेविल लाइक की पोजीशन को धारण करती है। वही मनोविज्ञान का जो सेकंड फोर्स है, जिसे बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है, उसने मनुष्य को न तो डेविल लाइक कहा, न ही गॉड लाइक कहा, बल्कि इन दोनों से तटस्थ होकर उसने मनुष्य को मशीन की सदृश देखा और अत्यधिक एकांगी होकर उसके बाह्य या प्रत्यक्ष या मापन किए जाने योग्य
जो परिवर्तन थे मात्र उन पर स्वयं को केंद्रित किया और इस प्रकार से उनका जो शास्त्र था, उनका जो स्कूल था, वो कुछ हद तक एकांगी हो गया। परंतु मनोविज्ञान का जो थर्ड फोर्स है, जिसे मानववादी मनोविज्ञान कहा जाता है, वह इस परिकल्पना में इस बात को सत्य मानता है कि मैन इज गॉड लाइक एंड नॉट डेविल लाइक। इसी कारण से हम आज ये देखते हैं कि यदि एमए के सिलेबस की ही बात की जाए तो आपके वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में हेल्थ साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, यहाँ तक कि भक्ति योग और स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स आज वर्तमान है। और यदि इवान पावलोव की बात करें तो उनके अनुसार भी यदि हम अपने विषय में नकारात्मक पहलुओं को अधिक बल देते हैं तो हमारा जीवन, हमारे स्वास्थ्य की दशा निश्चित रूप से बिगड़ती जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपीज का एक सामान्य ओवरव्यू यहाँ पर हम करते हैं। इस ओवरव्यू में हम इसमें आने वाली सभी पद्धतियों की बात संक्षेप में करते हैं ताकि इन सभी पद्धतियों में जो समानता है या विसंगतियां हैं उन सभी का परिचय हम प्राप्त करें। इन सभी मानववादी तथा पराव्यक्त्यात्मक पद्धतियों में एक सामान्य विशेषता यह है कि नंबर 1, ये सभी क्लाइंट सेंटर्ड हैं। नंबर 2, ये मन, बुद्धि, आत्मा तथा संवेग इन सभी का समावेश करते हैं। तथा तीसरा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। पहली विशेषता कि ये क्लाइंट सेंटर्ड है, अर्थात जो तथाकथित रोगी है जिसे इस पद्धति में क्लाइंट कहा जाता है, जो कि अधिक विधेयात्मक तथा एक सम्मानजनक, सम्मानसूचक शब्द है, उसका प्रयोग किया जाता है, न कि पेशेंट का। और दूसरा, इसमें जो लीडर होता है या कमांडर होता है वह स्वयं क्लाइंट होता है, न कि थेरेपिस्ट। वही यह निर्देशित करता है कि कब पद्धति का आरंभ करना है, वही निर्धारित करता है कि कब चिकित्सा पद्धति के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, कब चिकित्सा को बंद करना है आदि। दूसरी सामान्य विशेषता, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में हम देखते हैं कि व्यक्तित्व 3 भागों से बना होता है, A, B, C, जिसमें A अफेक्ट या भावनात्मक पहलू होता है, B बिहेवियर या व्यवहारात्मक और C कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक पहलू होता है। इस चिकित्सा पद्धति में पहली बार इन A, B, C के अलावा एक S कंपोनेंट को भी शामिल किया गया जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, स्पिरिट या आत्मन से संबंधित है। इन सभी घटकों का समावेश करके इस चिकित्सा पद्धति में कार्य निष्पादित किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वह उसके लक्ष्य को लेकर है, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ है। हमने देखा ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी का लक्ष्य
पर्सनल ग्रोथ है, वही ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी का लक्ष्य पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों को यदि मिला दें तो इनका एक सामान्य लक्ष्य ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ बन जाता है। और ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ ये पर्सनल ग्रोथ से आगे की बात है। पर्सनल ग्रोथ या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बातें अन्य चिकित्सा पद्धतियां लंबे समय से करती आ रही हैं, परंतु ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ ये आज का मॉडर्न चलन है। मॉर्गन तथा सहयोगी 1986 के अनुसार यदि हम सभी मानववादी तथा पारव्यक्त्यात्मक चिकित्सा पद्धतियों को रिव्यू करें तो सबसे पहले बात यदि सीसीटी की करें तो हम जानते हैं कि कार्ल रॉजर्स का नाम इसमें प्रमुखतः आता है, क्योंकि उन्होंने ही इस पर हार्डकोर एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस की हैं। उन्होंने ही कठोर प्रश्न पूछकर इसकी वैधता का परीक्षण किया है तथा उसे स्थापित किया है। सीसीटी की मूल अवधारणा है कि जब व्यक्ति के प्रत्यक्ष वास्तविकता अर्थात जो वास्तविकता वो देख रहा है, परसीव कर रहा है, तथा जो वास्तविकता है, उन दोनों के बीच जब डिस्क्रिपेंसी या विसंगति आ जाती है तब व्यक्ति में मनोरोगों का आविर्भाव होता है। तब व्यक्ति में माल एडजस्टमेंट या कुसमायोजी व्यवहार होता है जो कष्टकारी होता है और इससे अन्य मनोरोगों का प्रादुर्भाव आरंभ होता है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो उसके आइडियल सेल्फ और रियल इम्परफेक्ट सेल्फ के बीच डिस्क्रिपेंसी के कारण ये घटना होती है। आइडियल सेल्फ उसका आदर्श आत्म या स्व तथा रियल सेल्फ जो कि उसका वास्तविक आत्मा है, जो कि इम्परफेक्ट है, इस कारण से उसे प्रिय नहीं है। उन दोनों के बीच में जब विसंगति बहुत बढ़ जाती है तब उसे एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं जो कि कष्टकारी होती है। इनको रिड्यूस करने के लिए सीसीटी कार्य करता है। सीसीटी का यह भी मानना है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने में तथा विकास करने में पूर्णतः सक्षम होता है, कॉम्पिटेंट होता है। बस उसे आवश्यकता होती है थोड़ी सी मदद की और दिशा की। यहाँ पर क्लाइंट को इसलिए केंद्र में रखा गया है क्योंकि इस पूरी चिकित्सा पद्धति में उसकी भूमिका सक्रिय होती है तथा यह भी माना गया है कि थेरेपिस्ट की तुलना में क्लाइंट कहीं अधिक रिसोर्सफुल है, क्योंकि उसने अपनी समस्या को जितनी निकटता से प्रत्यक्ष किया है उतना अन्य किसी ने भी नहीं किया होगा। सीसीटी में मैस्लो की ही भांति, जो कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के प्रणेता हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध को एक केंद्रीय अभिवृत्ति माना, केंद्रीय अभिप्रेरणा माना, मोटिव माना, और यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति इस आत्मबोध की अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर जीवन भर कार्य करता है। दुर्भाग्यवश आत्मबोध तक पहुंच पाने का उसका मार्ग अक्सर अवरुद्ध होता है और इस कारण से वह अपने वास्तविक स्व से
संपर्क बनाए रख पाने में असमर्थ हो जाता है। इसमें लक्ष्य यह रखा जाता है कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस या स्वयं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में उसे मदद की जाए, जिसके लिए क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप पर महत बल डाला गया है। एक कुशल थेरेपिस्ट की क्वालिटीज यहां पर गिनाई गई, जिसमें पहले नंबर पर उसमें एम्पैथी या परानुभूति का होना माना गया है। इस एम्पैथी या परानुभूति से थेरेपिस्ट को मदद मिलती है उसके क्लाइंट के स्थान पर खड़े होने में। जैसा कि हम जानते हैं, एम्पैथी का अर्थ भी यही होता है कि जहां एक और सिंपैथी को हम सहानुभूति कहते हैं, जहां हम कल्पना करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की इमोशनैलिटी का क्या स्टेटस है, क्या उसका हाल है, वही एम्पैथी या परानुभूति में हम अपने आप को उसकी जगह पर रख देते हैं। कीपिंग योर हेड इन अनदर पर्सन्स शूज। जब इस प्रकार से हम अपने आप को अपने क्लाइंट तक ले जा पाते हैं, तब एम्पैथी घटित होती है। तब यह कहा जाता है कि हमारे अंदर एम्पैथी का गुण विद्यमान है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता रॉजर्स ने बताई कि थेरेपिस्ट के पास एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार वह है, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करने का एटीट्यूड होना चाहिए तथा ऐसा वातावरण निर्मित करने में वह सक्षम होना चाहिए जिससे वह आत्म जागरूकता प्राप्त कर सके, अपना पुनर्मूल्यांकन कर सके तथा अपने विषय में सकारात्मक हो सके। आत्म जागरूकता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे ऐसा वातावरण, ऐसा एटीट्यूड दिया जाए। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो जेन्युइननेस की विशेषता है, जिसके अंतर्गत उसका स्वाभाविक होना या नेचुरल होना, ओपन, स्पॉन्टेनियस तथा केयरिंग होना शामिल होता है। थेरेपिस्ट जितना स्वाभाविक होगा, जितना स्पॉन्टेनियस होगा, ओपन होगा, केयरिंग होगा, उतना ही जेन्युइन कहा जाएगा। इस प्रकार से ये तीन विशेषताएं, एम्पैथी, एक्सेप्टिंग एटीट्यूड एंड एनवायरनमेंट और जेन्युइननेस, ये तीन बातें रॉजर्स ने थेरेपिस्ट का एक परम आवश्यक लक्षण बताया है। ऐसे गुणों के साथ जब थेरेपी का आरंभ होता है, तब व्यक्ति, थेरेपिस्ट धीरे धीरे अपने क्लाइंट के अवेयरनेस या उसकी चेतना, जागरूकता जो वो स्वयं के प्रति रखता है, उस तक पहुंच प्राप्त कर पाता है। सीसीटी विभिन्न तकनीकों का आश्रय लेता है अपने क्लाइंट के चेतना तक पहुंचने के लिए। अलग अलग तकनीकों का आश्रय लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक तकनीक रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग है, जिसमें जब व्यक्ति कुछ झिझक रहा होता है, कुछ बात छिपा रहा होता है या बोलने का साहस नहीं कर पा रहा होता है, तो उस बात का अनुमान लगाकर एम्पैथी के द्वारा और उसी से वह बात पूछी जाती है कि क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में यह चल रहा है, क्या यह सही है। इस प्रकार के प्रश्न क्लाइंट से वह पूछता है और क्लाइंट उस पर जो भी प्रतिपूर्ति देता है, उसके आधार पर उसके आत्म चेतना तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रक्रिया से
व्यक्ति आत्मचेतना, जो कि स्वयं के खोज तथा विकास, सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ के रूप में परिलक्षित होता है, वह घटित होता है। यहाँ पर क्लाइंट तो लीडर की भूमिका में होता है, वही सारे सत्रों को चलाता है, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति विशुद्ध रूप से क्लाइंट पर केंद्रित है, तथा थेरेपिस्ट की जो भूमिका है वह केवल उसके भीतर जो आत्मबोध का जो सूक्ष्म बल, सूक्ष्म फोर्स कार्य कर रहा है, उसके पोषण का कार्य मात्र थेरेपिस्ट करता है। रॉजर्स अपने थेरेपी को, जो कि पूर्णतः क्लाइंट सेंटर्ड है, ऐसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसे भी फुली नॉन डायरेक्टिव ऐसा नहीं मानते। इसका कारण वे बताते हैं कि जब थेरेपिस्ट किसी बात पर स्माइल देता है समर्थन के रूप में या रिजेक्शन के रूप में, या फिर अपने हेड नॉड करता है सहमति में या असहमति में, तो उस समय भी वो उसे डायरेक्ट कर रहा होता है, और ऐसा करना अवश्यंभावी है। इसलिए इस थेरेपी को भी रॉजर्स ने पूरी तरह से नॉन डायरेक्टिव नहीं कहा। रॉजर्स ने रिलेशनशिप पर बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने बताया कि जब थेरेपिस्ट अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के साथ क्लाइंट के साथ व्यवहार करता है, तो धीरे धीरे क्लाइंट भी स्वयं के साथ अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग होने लगता है, जो कि सीसीटी का लक्ष्य है। सीसीटी के वार्मथ और ऑप्टिमिज्म, अर्थात इसमें जो ऊब है, आश्रय है, संबल है तथा जो आशावाद है, इससे कई व्यक्ति, कई मनोचिकित्सक प्रभावित हुए, तथा कई स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल्स ऑफ साइकोथेरेपी भी इससे प्रभावित हुए। इस तरह से हमने देखा कि रॉजर्स का जो सीसीटी है वह सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत अधिक फोकस करता है, जिसके लिए वह सेल्फ डिस्कवरी एवं ग्रोथ को आवश्यक मानता है, और ऐसा करने के लिए क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप को इंस्ट्रूमेंटल या निमित्त मानता है। इसी के साथ साथ वह यह भी मानता है कि जो कुसमायोजन है वह मनोरोगों का कारण है, और इस कुसमायोजन का कारण इसके आइडियल और रियल सेल्फ के डिस्क्रिपेंसी होती है। इसके अलावा जो रियलिटी वो परसीव कर रहा है और जो रियलिटी है, इन दोनों में डिस्क्रिपेंसीज इसका कारण होती है। इनका निवारण करना ही सीसीटी का लक्ष्य होता है। आगे चलते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी पर। संक्षेप में गेस्टाल्ट थेरेपी की भी बात करते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी व्यक्तियों को समग्र या होल, जो कि गेस्टाल्ट का अर्थ भी है, बनाने का प्रयत्न करती है, जिसके लिए वह उनके व्यक्तित्व में शामिल जो डिफेंसेस या रक्षा युक्तियां हैं, जो अचेतन स्तर पर उसके द्वारा स्वयं से बोला गया झूठ होता है, इनको हटाना, इसके अलावा उसके जो क्षमताएं हैं उनको मुक्त करना, बंधन मुक्त करना, उनकी जो दमित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको व्यक्त होने का अवसर देना, अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व का भाव विकसित करना, और सबसे बड़ी बात हियर एंड नाउ फोकस का निर्माण करना। गेस्टाल्ट थेरेपी के जो प्रतिपादक थे फ्रिट्ज पर्ल्स,
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हियर एंड नाउ फोकस क्लाइंट के सुधार के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसे होल समग्र बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। उनका यह मानना था कि पास्ट इज नो मोर एंड फ्यूचर इज नॉट येट, एंड टू मी नथिंग एग्जिस्ट्स एक्सेप्ट द नाउ। आज ही अस्तित्व युक्त है, कल और आने वाला कल, इन दोनों का अस्तित्व शून्य है। गेस्टाल्ट, जिसका अर्थ समग्रता होता है, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण जब हम करते हैं तो उसको बनाने वाले जो घटक हैं उनके योग से भी अधिक वह प्रत्यक्ष होता है, यह गेस्टाल्टवादियों का मानना है। गेस्टाल्टवादी मानववादी तथा अस्तित्ववादी दोनों चिकित्सा पद्धतियों के तत्वों को शामिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हुए चिकित्सा करते हैं, जैसे कि एम्प्टी चेयर टेक्निक या 2 चेयर टेक्निक, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि एक खाली चेयर पर क्लाइंट को कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति से उसे समस्या है, जिस व्यक्ति के साथ उसे कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है या इश्यू है, उसकी कल्पना उस पर बैठा हुआ वो करे और फिर उससे बातचीत करे। ऐसी अनेक तकनीकों का इस्तेमाल गेस्टाल्ट थेरेपी में किया जाता है। इसका जो लक्ष्य है वह सीसीटी की ही भांति सेल्फ अवेयरनेस या स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है, साथ ही साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी वह खुद ले सके। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, इस भाव को इनकलकेट करना इस चिकित्सा पद्धति का लक्ष्य होता है। इस प्रकार हमने देखा कि गेस्टाल्ट थेरेपी का फोकस व्यक्ति को होल या समग्र बनाने पर कर सके, इस बात पर, तथा वह स्वयं के प्रति जागरूकता एवं अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी धारण करने का भाव उसमें आ सके, इस लक्ष्य के साथ संचालित होती है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी की। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी भी जिम्मेदारी का भाव विकसित करना लक्ष्य मानती है, परंतु यह जिम्मेदारी केवल अपने कार्यों में नहीं, जैसा कि गेस्टाल्ट थेरेपी कहती थी, बल्कि अपने वेरी एग्जिस्टेंस के प्रति उसे लेना होती है। व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसके प्रति उसे जवाबदेह बनाया जाता है। दूसरी बात, यह माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म पर उसका कोई अधिकार नहीं है, साथ ही साथ मृत्यु पर भी कोई अधिकार नहीं है, परंतु इसके बीच का जो जीवन है इस पर उसका पूर्ण अधिकार है, और इसलिए उस अधिकार को वह ग्रहण करे, सीज करे, प्राप्त करे, यह ट्रेनिंग उसे दी जाती है। और वह अधिकार भाव ग्रहण करने के बाद अपनी चॉइसेस स्वयं करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू करे, और जो समस्याओं से, स्ट्रेसर्स से कोपिंग के लिए जो विकल्प उसके सामने आते हैं, उनमें से जो हेल्दी विकल्प हैं, स्वस्थ विकल्प हैं, उनका चयन वह करने में सक्षम बने। इसके अलावा सर्वाधिक महत्व इसमें दिया जाता है वैल्यू सिस्टम्स पर, मूल्य तंत्र पर। जो मूल्य तंत्र किसी समस्या के साथ स्वस्थ कोपिंग या हेल्दी कोपिंग करने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें वह निर्मित करे, या हेल्दी वैल्यू सिस्टम्स को वो निर्मित कर सके, ऐसा प्रशिक्षण उसे दिया जाता है। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपीज एक बहुत ही लूजली डिफाइंड क्षेत्र है,
और इसमें कुछ विशिष्ट तकनीकें या तकनीकों का समुच्चय नहीं है, परंतु यह एक बहुत ही अद्भुत दर्शन और मनोविज्ञान का एक संयोग है। परंतु अब तक हमने जो 3 साइकोथेरेपीज पढ़ी, उनमें व्यक्तित्व का ए, बी और सी, इन तीनों का समावेश करने की बात की गई। एस नामक जो कंपोनेंट है, उसकी चर्चा इन तीनों साइकोथेरेपीज में नहीं की जाती। उसकी बात अगले श्रेणी में, जिसे ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी कहा जाता है, में की जाती है। पार व्यक्त्यात्मक चिकित्सा पद्धति। अब हम पढ़ते हैं इस चिकित्सा पद्धति को। हम यह जानते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ठीक ढंग से खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, किसी भी शारीरिक बीमारी के होने पर ठीक उससे शीघ्रातिशीघ्र निदान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। वहीं जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो हमें स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स का आश्रय लेना होता है, काउंसलिंग का आश्रय लेना होता है। परंतु शारीरिक और मानसिक इन दोनों बीमारों पर स्वस्थ होने के बाद भी कुछ हमारे व्यक्तित्व में अपूर्ण रह जाता है। अभी भी हमें उस पूर्ण वेलबीइंग या सुस्थितित्व की प्राप्ति नहीं हो पाती, और इस सुस्थितित्व की बात तभी संभव हो पाती है, इसके प्राप्ति की बात तभी संभव हो पाती है जब हम स्पिरिट या स्पिरिचुअल डायमेंशन पर कार्य करते हैं। ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी यह कार्य करने का प्रयास करती है। ट्रांसपर्सनल का यदि अर्थ देखें तो बनता है व्यक्तित्व से परे, बियॉन्ड द सेल्फ। आत्म या स्व, आत्मा से भिन्न है, हम जानते हैं। यह स्व या सेल्फ कहलाता है, जो भौतिक विमा पर परिभाषित होता है, जिसकी विशेषताएं भौतिक विमा पर आती हैं। इस भौतिक विशेषता वाले स्व से परे जाना ही ट्रांसपर्सनल होने का लक्ष्य होता है, अर्थ होता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए यह स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात करता है। ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी मानती है कि व्यक्ति मूर्त भागों का नहीं बना होता, बल्कि ऐसी बहुत सारी अमूर्त बातें होती हैं जो कि अस्तित्व की दृष्टि से हमें ज्ञात नहीं है, जिन्हें हम आध्यात्मिक या आत्मिक मानते हैं। इन आध्यात्मिक पक्षों से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं या कमजोरियां हैं, उनका निदान करना स्थित्व या वेलबीइंग की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है, या कंप्लीट या होलनेस की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ऐसा ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपिस्ट मानते हैं। वैसे भी हम देखें तो इस सहस्त्राब्दी में लोग अब समग्र उपागमों या होलिस्टिक अप्रोचेस की ओर बढ़ रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस के अल्टरनेट उपागम अब लोग ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ ही व्यक्ति आध्यात्मिक
पक्ष को प्रबल करने की ओर भी बढ़ रहे हैं। ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी हर प्रकार के क्लाइंट के लिए है। कोई भी व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति ओपन माइंडेड हैं, ओपन टू एक्सपीरियंस हैं, वे इससे शीघ्र लाभ प्राप्त करते हैं। यह चिकित्सा पद्धति किसी एक प्रकार के पंथ या धर्म से संबद्ध नहीं है। इसके साथ साथ इसमें जिन समस्याओं का निदान किया जाता है वे विविध प्रकार की हैं, विशेष रूप से मानसिक तथा सामूहिक, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस एब्यूज, फोबिया तथा सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ तनाव या स्ट्रेस से जुड़ी हुई समस्याएं भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बताना उचित होगा कि दिसंबर 2016 में ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन की एक अनुषंगी एसोसिएशन या संघ का नामकरण एसोसिएशन ऑफ ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंशियल साइकोथेरेपी या ATEP के रूप में किया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जिस शब्द का यह उपयोग कर रहा है वह ट्रांसपर्सनल एंड एक्सपीरियंशियल है। हमने अपने इस टॉपिक में जो पढ़ा वह ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल है। यहाँ ह्यूमनिस्टिक के स्थान पर यह एक्सपीरियंशियल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह इसका लेटेस्ट वर्जन है। आज हम CCT, गेस्टाल्ट, एक्जिस्टेंशियल और इस प्रकार के अनेक चिकित्सा पद्धतियों को एक्सपीरियंशियल थेरेपीज की कैटेगरी में रखते हैं तथा साथ ही साथ जो ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी है उसे अलग रखते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके इस एसोसिएशन ने अपना एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन चिकित्सा पद्धति का बनाया है और इसके अंतर्गत ये चिकित्सा इस प्रकार के थेरेपिस्ट तैयार कर रहे हैं जो अपनी चेतना का उन्नयन तथा जुड़ाव या कनेक्टेडनेस को फोकस करता है, जिसके द्वारा जो समग्र लक्ष्य है ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ वह सिद्ध हो सके। तो आज हमने पढ़ा ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस के विषय में, जिसे एक्सपीरियंशियल एंड ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी भी कहा जाता है, जो कि इसका मॉडर्न प्रचलित नाम है। इसमें आने वाले प्रमुख 4 जो साइकोथेरेपीज हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनके विषय में एक सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की, उनके सिद्धांत और तकनीकों की एक झलक हमने प्राप्त की। अगले खंड में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी की। आपका दिन शुभ हो।